हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग को ही निफ्टी को 1% या 1.2% आप देख के कितने लोग ऐसे थे जो बहुत खुश हुए, बहुत सारी बाइंग की और बाद में आपने देखा क्या, तो निफ्टी एक मिसाइल की तरह नीचे गिर गई। क्या आपको जानना है कि ये ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे आप इसमें ट्रैप हो गए? तो जस्ट एक सेकंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स में देखेंगे कि एक्चुअली लोगों के साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि निफ्टी जो है वो लगातार नीचे गिर रही थी यहाँ से यहाँ तक। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पिछले बार निफ्टी ने यहां पे एक अच्छा अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने का, बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया। अब सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुई कि यहां पे अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम फॉर्म हो गया था। अब डबल बॉटम का मतलब है रिवर्सल तो आएगा, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड चेंज होगा। अब ये ट्रेंड को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, तो बट ऑब्वियस ये पॉइंट के आसपास, क्योंकि पिछले बार भी यहीं पे पावरफुल सेलर्स आए हुए थे। और आप यकीन नहीं करोगे, आज पूरे दिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में हम यही पॉइंट से अच्छी अच्छी खासी सेलिंग कर रहे थे और आज पूरा दिन अप टू दिस सपोर्ट हम सेलिंग करते रहे। अब आप पूछोगे कि कल क्या होने वाला है, फटाफट बताओ, क्योंकि आज की तो गड़बड़ हो गई। चलो मान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझता है, बट आप मुझे बताओ कल क्या होगा। तो कल क्या होगा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो और ऐसे एनालिसिस पा सकते हो। अब थोड़ा सा देखेंगे कि आज कौन से अच्छे स्टॉक्स हमने एनालिसिस किए या क्या अच्छे ट्रेड्स एनालिसिस किए। बैंक निफ्टी 130 पॉइंट पी कैप्चर्ड, ये एक मेगा मूव था फिन निफ्टी का, क्योंकि आप देखोगे निफ्टी थोड़ी सी गिरी थी बट बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो ये भी एनालिसिस हमने ग्रुप में किया था। ये कुछ एनालिसिस है जो हमने किए थे, इससे ज्यादा भी किए हैं। अब थोड़ा सा यहां से हम देखेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज जो कि रियल एस्टेट की है, स्टॉक सर्जेस 6% ऑन स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट। बल्क कॉप इंटरनेशनल मेक्स अ स्मार्ट डेब्यू, 24% लिस्ट हो गया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रेजेस 1 बिलियन वाया QIP टू इन्वेस्ट इन ट्रांसमिशन स्मार्ट मीटर बिजनेस। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर एक ही है, 9152615121। हम टेलीग्राम चैनल पे कोई भी पोर्टफोलियो मैनेज करना या प्रॉफिट शेयरिंग करना, क्रिप्टो करना, ये क्यों कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, ये सब डिटेल में सिखाते हैं, जिसको आप कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हेजिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपके कुछ स्टॉक्स आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं, तो आप अदानी विल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमेंट किया है आशीष जी ने, अदानी विल्मर, यहाँ पे गेल के बारे में है सौरव जी ने, और यहाँ पे अवधि जी ने कैनरा बैंक के बारे में। तो आप भी कमेंट कर सकते हो। ये तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद करने वाला हूँ, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से थोड़ा सा हम और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगा, क्योंकि अब आप सभी को जानना है कि ईरान और जो इज़राइल का वॉर है वहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है या ये जो एपिसोड है, मैं थोड़ा सा ईरान इजराइल वॉर के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफ कोर्स हम डेली एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, बट मेरा व्यू बिल्डिंग क्या है
क्या मुझे लगता है कि मार्केट 2000 गिरेगा, क्या मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, क्या मुझे लगता है कि मार्केट अभी अगले 6 महीने के लिए ऐसे ही रहेगा, ये सब कुछ हमें तभी ही पता चलेगा कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, ग्लोबली क्या चल रहा है। अब यहाँ से आप देखोगे बांग्लादेश में कुछ स्टूडेंट का रेवोल्यूशन चल रहा है और इनफैक्ट वो ख़त्म भी हो गया। शेख हसीना इंडिया चली गई, यहाँ से अगरतला में है, यहाँ से फिर मे बी भूटान जाएगी। तो बांग्लादेश का एक मसला है। अब शेख हसीना जो थी वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, बहुत सारे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया को दिए थे। बट अब जो नई गवर्नमेंट आने वाली है जिसमें मुझे लगता है जमातुल वाहिनी या ऐसे कुछ ये है, दीज आर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा इंडिया को बचना पड़ेगा ये सब। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना था या बीच में नेपाल हॉस्टाइल हो गया था, तो वैसे ही अब बांग्लादेश फिलहाल सही फ्रेंडशिप के मायने में इंडिया के साथ होने के चांसेस दिक्कत है। बट यहाँ पे डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रहा है और जो भी चीज़ जिसका एक स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट को, वो अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी बांग्लादेश इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखोगे यूके में रायट्स चल रहा है। यूके के जो फार राइट विंग है उन्हें लगता है कि इमिग्रेंट्स हुए या इस्लामिस्ट हुए ये यूके में हल्ला मचा रहे हैं। और ख़ास करके स्टैबिंग हुई थी, किसी आदमी ने 3 लड़कियों को, छोटे बच्चों को स्टैब किया था और गवर्नमेंट ने गलती कर दी कि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया और अफवाह पसर गई कि ये रेडिकलिस्ट थे और इन्होंने ये सब किया है। तो इसके लिए यूके में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब ये छोड़ के यूएस में जो चल रहा है वो रिसेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे यूएस में रिसेशन के चांसेस है, क्योंकि लेबर डेटा वीक आया है। और यही रिएक्शन के साथ आप देखोगे तो जापान का मार्केट भी हड़बड़ा गया है। जापान, कोरिया, ताइवान, अब ये सब सराउंडिंग चीज़ें हैं। आप देख सकते हो ग्लोबली कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बट सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, अब आप देखोगे कि ईरान और इजराइल, अब ये चालू कहाँ से हुआ, तो बहुत पिछले बार के बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि पिछले साल मीन्स पैलेस्टाइन ने किसी इजराइलीज़ को हमला किया था और वहाँ से के हॉस्टेज किए थे, फिर इजराइल ने गाज़ा पे अटैक किया, ये सब नहीं। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो पैलेस्टाइन के जो चीफ थे, पैलेस्टाइन में हमास के जो लीडर थे, पैलेस्टाइन के चीफ नहीं, पैलेस्टाइन में जो रेडिकल आउटफिट है जिसका नाम है हमास, उसके जो चीफ थे इस्माइल हानिया, वो ईरान में उनके नए प्रेसिडेंट को मिलने की जो सेरेमनी थे वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि इजराइल ने अपने खास मोसाद और इनके साथ करके यहाँ पे अटैक कर दिया, ओके, और उनकी जान चली गई। अब इसके कारण क्या हो गया, तो ईरान ने कहा है कि हम इजराइल से बदला लेंगे। अब ईरान खुद तो लड़ाई करता ही है, बट ईरान के पास कुछ प्रॉक्सी वॉर करने वाले हैं। वो कौन है, तो यमन में है हाउती, लेबनान में है हिजबुल्लाह, सीरिया में भी वैसे ही प्रॉक्सी इनके है, और ऑफ कोर्स हमास, ये जो है, ये सभी प्रॉक्सी आप देखोगे। यहाँ पे मैं चाहिए तो लाइन ये करता हूँ, लेबनान से ईरान कंट्रोल करता है, सीरिया से कंट्रोल करता है,
यमन से कंट्रोल करता है, गाज़ा से भी हमास को ईरान फंडिंग करता है। तो अब ये लास्ट टाइम जो 200 ड्रोन्स छोड़े थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो इज़राइल के जो नज़दीक लोग हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे आपको लगेगा कि सारे के सारे इस्लामिस्ट कंट्री ईरान के इज़राइल के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, इन्होंने हेल्प की थी ईरान को, और ऑफ कोर्स यूएस, कि ये जो ड्रोन्स 200 अटैक कर रहे थे उसमें से कई सारे ड्रोन्स जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएस के प्लेन्स ने मार गिराए, और फिर जो इनका आयरन डोम था, डेविड स्लिंग थे, ये सब काम आए। अब यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि पिछले बार रशिया इतना एक्टिव नहीं था, बट अब रशिया कह रहा है कि मैं ईरान की मदद करूंगा। क्यों ऐसे रशिया कर रहा है? क्योंकि ईरान ने रशिया को उज़्बेकिस्तान से लड़ाई करने में, यूक्रेन से लड़ाई करने में अपने जो शहीद ड्रोन्स है वो दिए थे। तो अब इसका ही मुबदला देने के लिए रशिया कह रहा है कि हम आपको हाईटेक रॉकेट्स देंगे, मिसाइल्स देंगे, जो आप इजराइल को छोड़ सकते हैं। अब ये सब पूरा का जब पूरा गेम है, ये अगले 24 से लेके 48 आवर्स तक होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो ट्रेलर था, यानी कि ड्रोन्स चल रहे थे, या फिर थोड़ा बहुत आप देखोगे कि मिसाइल्स चल रहे थे, हैंड लॉन्चर चल रहे थे, ये सब हो चुका है। अब जो रिस्पांस, ये पिछले बार हो चुका है, बट अब जो रिस्पांस रहेगा, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि मिसाइल्स, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो आने के चांसेस है, या यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि लेबनान से या सीरिया से 700 किलोमीटर के रेंज में है, वो लॉन्च करने के चांसेस है। और ये आयरन डोम का प्रॉब्लम क्या होता है कि आयरन डोम को नहीं समझता है कि छोटे मिसाइल्स कौन से हैं, बड़े मिसाइल्स कौन से हैं। आयरन डोम के सामने अगर आप 300-400 मिसाइल्स छोड़ दो, तो आयरन डोम ओवरवेल्म हो जाता है या कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से मिसाइल्स को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है, और एक का दूसरा अगर मिसाइल इजराइल पे गिर गया तो फिर तबाही हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप देखोगे फिलहाल ये सिचुएशन तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यूएस, यूके ट्राई कर रहा है ईरान को कहने के लिए कि आप मत झगड़ा करो, ये करो। रशिया ईरान को हेल्प कर रहा है, इसके लिए ईरान की ताकत बढ़ गई है। बट सिचुएशन इतना भी अगर आपको समझ में आया कि सिचुएशन गंभीर है, तो आगे आप देखेंगे कि निफ्टी के साथ ये सिचुएशन में क्या हो सकता है। और आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ आज देखा रहेगा कि ये जो रेड डेली कैंडल बनी है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मिसाइल की तरह ही बनी हुई है। ओके, और ये वैसे कंसेप्ट वाइज भी वैसे ही हो रहा है। आप देखोगे 24,000 एक पावरफुल सपोर्ट है, और इसीलिए क्या हुआ कि बायर्स ने एक अटेम्प्ट मारा मार्केट को ऊपर लाने के लिए, 1% का अटेम्प्ट मारा, जो कि बहुत पावरफुल अटेम्प्ट था, बट ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब कल अगर मार्केट को गिरना है, तो जो मैंने पहले कहा था, मार्केट में आपको गैप डाउन दिखना चाहिए, और ये गैप डाउन हल्का फुल्का नहीं, 23,800 के आसपास अगर आपको गैप डाउन दिखता है, तो ये गैप डाउन रुकेगा कहाँ पे? तो मेरा जो नंबर है 23,500 के आसपास। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन में 23,500 आएगा, बट धीरे धीरे ये 23,500 से लेके 23,300 के आसपास आ जाएगा। तब तक
48 आवर्स ख़त्म हुए रहेंगे, हमारा व्यू क्लियर रहेगा कि ईरान की सिर्फ धमकी है या रियलिटी में कुछ बड़ा होने वाला है, और डिपेंडिंग ऑन दैट ये इतना ही ज़्यादा तेज़ गिरेगा। अब ये सिचुएशन 1 हो गई। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज़ समझो कि फॉर एग्जाम्पल कल अगर मार्केट 24,000 के आसपास ही ओपन हुआ तो ये इनफैक्ट मार्केट का स्ट्रेंथ है। कल मार्केट 24,000 पे ओपन होना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दर्शाता है कि अब मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक चांस, सिर्फ एक चांस आप मार्केट को दे सकते हो कि अब के बाद 24,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, बट 24,000 के आसपास या ऊपर ओपन होने का मतलब ही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट को नीचे गिरना नहीं है। ये कुछ 1 या 2 दिन के लिए, यानी कि थर्सडे को ही फिर पूरी तरीके से गिरेगा अगर कुछ बुरी न्यूज़ आ रही है। नहीं तो कल के पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड होने के चांसेस है 24,033 से लेके 24,200 के आसपास। वापस एक बार मैं बोल रहा हूँ, कल के दिन में अगर मार्केट 24,000 के ऊपर नज़दीक अगर ओपन हो रहा है तो पूरे दिन चांसेस है मार्केट 24,200 से 24,000 के आसपास ये हो सकता है। और थर्सडे को अगर कुछ बुरी न्यूज़ आई तो स्ट्रेट अवे गैप डाउन हो सकता है 23,800। जो मेरा फिगर है 23,500, ये 1 या 2 दिन के आसपास या 3 दिन में आना चाहिए। बट ये विद इन मार्केट आवर्स के पहले 23,800 पे गैप डाउन होना ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि पूरे दिन कल मार्केट गिर के 23,005 मीन्स अगले 2 दिन तक 23,500 आ सकता है। तो ये एनालिसिस हुआ 24,000 के नज़दीक रेंज बाउंड रहेगा, फिलहाल ऊपर जाने के चांसेस कम है। गैप डाउन हुआ 23,800 के आसपास तो 23,500 तक धीरे धीरे थर्सडे तक जा सकता है। अब यहां पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। इनफैक्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी बहुत ही सेम जैसे निफ्टी है वैसे बैंक निफ्टी का खेल चल रहा है। 49,770 वापस अगर 49,770 के ही रेंज में ओपन हुई तो 50,200 तक बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकती है। और अगर नीचे गिरना ही है तो मेरे हिसाब से 49,300 के नीचे गई तो फिर मैं कहूँगा कि लगभग 48,900 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो गैप डाउन कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लंबी मूव आने के लिए गैप डाउन नहीं हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा मार्केट ऊपर जाएगा, बट सेम रेंज में घूमते रहेगा। और थर्सडे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये हो गया एनालिसिस। अब देखेंगे अदानी विल्मर, साइड रेंज है, कुछ भी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये कंसोलिडेशन ख़त्म होने के लिए लगभग 2 महीना लगेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। GAEL सेम प्रॉब्लम, सपोर्ट के आसपास है। कंसोलिडेशन और वापस ऊपर जाने के लिए वक्त लगेगा 2 या 3 महीना। सिटी बैंक लगभग साइड ट्रेंड में ही है। आप देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, बट 1 से 1.5 महीना रुक सकते हैं। फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, 100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और आज का ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना।